Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. This is Imran Sir from FEI. This class 9th Political Science, chapter number 5, Democratic Rights, lecture number 2. तो पिछले लेक्चर में हमने बात की थी राइट्स के बारे में कि राइट्स किस तरह से इंसान के लिए ज़रूरी होते हैं, और हमने उसमें कुछ एग्जांपल्स भी दी थी अलग अलग कंट्रीज की कि वहाँ पे लोगों से जब राइट्स छीन लिए जाते हैं तो वहाँ पे लोगों की ज़िंदगी जो है वो कितनी मिजरेबल बन जाती है। तो यहाँ पे हम इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आते हैं इंडिया की तरफ। तो इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाई गई थी, जो कि एनेक्ट हुई थी 26 जनवरी 1950 को, तो उसमें साफ साफ लिखा गया है कि जो इंडिया के सिटीजन हैं उनको फंडामेंटल राइट्स मिलेंगे। तो उन्हीं पर आज बात करेंगे। तो अगर हम यहाँ पे बात करें राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ लिखा गया है फंडामेंटल राइट्स के बारे में, जो कि स्पेशल स्टेटस है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। अगर हम बात करें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 22 पार्ट्स है, जो थर्ड पार्ट है वो पूरी तरह से फंडामेंटल राइट्स के ऊपर ही है, जिसमें से 12 to 35 आर्टिकल्स इसी के ऊपर बनाए गए हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें जो इंडिया में सिटीजन रहते हैं, क्योंकि इंडिया एक दुनिया की बहुत बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो यहाँ पे पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है। तो ये जो फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं सिटीजन्स को, तो इससे क्या होता है, इससे पर्सनैलिटी डेवलप होती है, ऑल राउंड डेवलपमेंट होती है एक इंसान की, क्योंकि जब सारी बंदिशें वगैरह उनसे हटा दी जाती है तो इंसान फ्रीली कोई भी ऑक्यूपेशन कोई भी काम वगैरह कर सकता है। तो इसके अलावा अगर हम बात करें जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारी इंडिया की, तो ये गारंटी देती है कि ये राइट्स आपको मिलेंगे, और अगर नहीं मिलेंगे तो उस वक्त भी आप क्या करेंगे, तो वो भी वहां पे साफ साफ लिखा गया है। अगर हम बात करें जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई थी, उसमें इक्वालिटी, लिबर्टी एंड जस्टिस, या हम कह सकते हैं फ्रेटर्निटी की बात हुई थी। तो ये बेसिक राइट्स जब इंसान को मिलते हैं तो उनकी जिंदगी खुशगवार चलती है। तो आइए बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स के ऊपर। फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडिया, देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स, तो जो रिकॉग्नाइज किए हैं कॉन्स्टिट्यूशन ने। सबसे पहला राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14 to 18, आर्टिकल राइट टू फ्रीडम 19 to 22 आर्टिकल, right against exploitation article 23 to 24, right to freedom of religion article 24 to 28, cultural and educational rights 29 to 30, right to constitutional remedies, तो आर्टिकल 32 to 35। तो ये सारे आर्टिकल्स में इन राइट्स के बारे में पूरी तरह से डिटेल इंफॉर्मेशन मौजूद है। तो आइए एक एक करके इन राइट्स के ऊपर हम इनके बारे में कुछ ज्यादा पढ़ते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला जो फंडामेंटल राइट है, राइट टू इक्वालिटी। तो राइट टू इक्वालिटी का अगर मतलब यहाँ पे समझे तो ये है कि एवरीबॉडी इज इक्वल बिफोर द लॉ। तो चाहे कोई अमीर आदमी हो, गरीब आदमी हो, चाहे एक देश का या कंट्री का प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट हो, या कोई आम इंसान, सबके लिए एक जैसा कानून है। और अगर हम देखें, राइट टू इक्वालिटी को माना जाता है फाउंडेशन ऑफ एनी डेमोक्रेसी, क्योंकि जब सभी लोगों को इक्वल राइट्स दिए जाएंगे, equal voting rights without the discrimination based on the grounds of religion, race, caste, sex or birth of place, तो ये मतलब जेन्युइन है कि जब सभी लोगों को इक्वालिटी दी जाएगी तो कोई भी इंसान जो अपने राइट्स वगैरह है वो अच्छी तरह से एक्सरसाइज कर पाएगा। तो इसके अलावा हर एक इंसान को एक्सेस मिलनी चाहिए, चाहे शॉप्स में, रेस्टोरेंट्स में, होटल्स में, सिनेमा हॉल्स में वो एक साथ बैठे, या जो चीजें वो इस्तेमाल करना चाहते हैं, जैसे पब्लिक वेल्स है, टैंक्स है, बाथिंग गार्ड्स है, या रोड्स, प्लेग्राउंड्स वगैरह है, तो उनको कोई रोकने टोकने वाला ना हो। वरना अगर हम देखें जैसे कि फ्रांस में भी इक्वालिटी बिल्कुल नहीं थी फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले, वहां पे भी सोसाइटी बैठी हुई थी क्लर्जी, नोबिलिटी और कॉमनर्स में। तो इसी तरह से इंडिया में भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स पहले से ही थी। यहाँ पे हम यहाँ पे पढ़ेंगे रिजर्वेशन। तो रिजर्वेशन आप सबको पता है कि जॉब्स और जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस वगैरह में दी जाती है, जहाँ पे शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स या इसके अलावा अदर बैकवर्ड क्लासेस को भी इस पे इंक्लूड किया गया है, जिनको अब रिजर्वेशन दी जा रही है। तो अगर हम देखिए जो जनरल
कैटेगरी या ओपन मेरिट के लोग होते हैं उनको रिजर्वेशन नहीं मिलती है। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि सभी लोगों के साथ यहाँ पे कोई ज्यादती हो रही है। इक्वालिटी का यहाँ पे मतलब है कि सभी को एक जैसा ट्रीटमेंट मिले। जो जो लोग पिछले जमाने से पुराने जमाने से ही पिछड़े थे, जिनको अपॉर्चुनिटीज वगैरह नहीं मिली थी, इसलिए अगर उनको रिजर्वेशन मिलने की वजह से अगर वो इक्वालिटी के साथ आगे बढ़ेंगे बाकी लोगों के साथ भी, तो इसमें कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। इसके अलावा अनटचेबिलिटी, तो अनटचेबिलिटी का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि किसी पर्टिकुलर कास्ट के लोगों के साथ हमें टच नहीं करना है। इसका मतलब ये होता है कि कुछ पर्टिकुलर कास्ट को लोअर कास्ट माना जाता है और सभी जगहों पे उनको उनके साथ इक्वल ट्रीटमेंट नहीं मिलती है। तो इसके इसके लिए अगर हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी पढ़ेंगे तो वो इस तरह से है। एक तमिलनाडु के एक बहुत फेमस जर्नलिस्ट पी साईनाथ 1999 में लिखते हैं। उन्होंने बहुत सारे न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स वगैरह लिखी थे। तो दे हिंदू एक बहुत बड़ा न्यूज़पेपर है इंडिया में। तो उसमें उन्होंने अनटचेबिलिटी को डिस्क्राइब किया था कि किस तरह से कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होती है जो शेड्यूल कास्ट वगैरह होते हैं उनके साथ। तो उन्होंने बहुत सारी जगहों पे जाकर कंट्री में देखा कि जो ये अनटचेबिलिटी है अभी भी काफी ज्यादा प्रिवेल है, जिसमें सबसे ज्यादा सफर करते हैं दलित। अगर हम देखें बहुत सारी जगहों पे जो बाबर्स होते हैं वो दलित क्लाइंट्स को उनकी हजामत वगैरह करने से इनकार करते हैं। इसके अलावा टी स्टॉल्स वगैरह पे भी कई जगहों पे देखा गया दो किस्म के कप्स होते हैं, एक होते हैं दलित्स के लिए और एक होते हैं नॉन दलित्स के लिए। इसी तरह से जो दलित स्टूडेंट्स है उनको क्लासरूम में अलग रखा जाता है, उनके लिए ड्रिंकिंग वाटर का इंतजाम अलग रखा जाता है। इसी तरह से जो दलित ग्रूम्स होते हैं, दूल्हे होते हैं, उनको हॉर्स राइडिंग जो हॉर्स पे उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, तो वहां पे उनको अलाउ नहीं किया जाता है हॉर्स पे। इसी तरह से और दलित को जो कॉमन हैंड पंप वगैरह है या कॉमन वेल्स वगैरह है उनको इस्तेमाल करने से भी रोका जाता है। तो ये काफी ज्यादा अगर हम देखें ये पी साईनाथ ने ये देखा था पूरे कंट्री में कि अनटचेबिलिटी अभी भी इंडिया में खत्म नहीं हुई है। जी, इस तरह की रिपोर्ट्स हमें एंशिएंट और मिडिवल इंडिया में ज्यादातर सुनने को मिलते थे, लेकिन आज मॉडर्न इंडिया में भी इस तरह के मतलब हम देख सकते हैं कि ये प्रॉब्लम्स अभी भी प्रिवेल है। इसलिए अनटचेबिलिटी को जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है पूरी तरह से एबॉलिश करती है, और अगर कहीं पर भी अनटचेबिलिटी को प्रिवेल या प्रैक्टिस किया गया तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो यहाँ पे दूसरा जो फंडामेंटल राइट है, राइट टू फ्रीडम, आजादी। हर एक इंसान का सपना होता है कि वो एक आजाद लाइफ जिए। तो हमारे कश्मीर में हम देख रहे हैं कि काफी ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस वगैरह है हमारी मोबिलाइजेशन वगैरह पर भी, या हम मतलब हम देख रहे हैं कि पिछले एक साल से यहाँ पे जो ये कर्फ्यू वगैरह देख रहे हैं, इसमें काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ी है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हर एक इंसान के पास राइट है कि वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है, या उसकी फ्रीडम ऑफ स्पीच, वो किसी के ऊपर भी या कुछ भी बोल सकता है, किसी को भी क्रिटिसाइज वगैरह कर सकता है। तो लोग असेंबल हो सकते हैं पीसफुल मैनर के साथ, एसोसिएशंस बना सकते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज बना सकते हैं, या इंसान एक जगह से दूसरी जगह कंट्री में कहीं भी फ्रीली जा सकता है, घूम सकता है, या कहीं पर भी अपनी कंट्री में प्रॉपर्टी खरीद कर वहां पे रह सकता है, या कोई भी काम वगैरह या कोई भी प्रोफेशन इख्तियार कर सकता है, ट्रेड कर सकता है कंट्री के किसी भी हिस्से में। तो हम ये थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है राइट टू फ्रीडम। फ्रीडम, तो फ्रीडम में अगर हम देखें जो लोग हैं उनको आजादी से आजादाना तरीके से अपनी सोच रखने का, अपने आप को एक्सप्रेस करने का पूरा हक है। तो वो पैम्फलेट्स, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स, पेंटिंग्स, पोएट्री या सॉन्ग्स के जरिए अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, या किसी भी गवर्नमेंट वगैरह के खिलाफ रिबेल कर सकते हैं, उसके खिलाफ बोल सकते हैं अगर
लगता है उन्हें कि ये गवर्नमेंट जो है लोगों को मैनिपुलेट करती है या लोगों को बेसिक राइट्स वगैरह प्रोवाइड नहीं करती है। इसके अलावा अगर हम देखें, अगर कहीं पर भी कुछ गलत होता है तो उसके खिलाफ आवाज उठा सकते हैं। तो कोई भी इंसान अपने आप को ये फ्रीडम ऑफ स्पीच या एक्सप्रेशन वगैरह के राइट से महरूम नहीं रख सकता है डेमोक्रेटिक कंट्री में, खासकर इंडिया में जहाँ पे ये फंडामेंटल है। इसके अलावा असेंबल इन पीसफुल मैनर, तो अगर कहीं पर भी लोगों को लगता है कि हमें गवर्नमेंट वगैरह के खिलाफ जाना है तो उस वक्त वो होल्ड मीटिंग्स कर सकते हैं, प्रोसेशन निकाल सकते हैं, रैलीज, डिमॉन्स्ट्रेशंस कर सकते हैं किसी इशू पर। अगर कोई कानून जो गवर्नमेंट ने बनाया है अगर उन्हें लगता है कि ये सही नहीं है, तो इससे पहले वाले चैप्टर में भी आपने एक एग्जांपल पढ़ी थी जिसमें हमने ऑफिस मेमोरेंडम की बात की थी, जिसमें जो मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन उसको पास किया था गवर्नमेंट ने, तो उसके खिलाफ लोग खड़े हो गए थे। लेकिन यहाँ पे लोग असेंबल या ये जो प्रोटेस्ट्स वगैरह कर सकते हैं तो उनको पीसफुली करना पड़ेगा। अगर उन्होंने वेपन वगैरह उठाए तो वो गलत बात है। फ्रीडम टू ट्रैवल, चॉइस ऑफ ऑक्यूपेशन, तो इंसान कहीं भी ट्रैवल कर सकता है अपनी कंट्री में, कहीं पर भी रिसाइड हो सकता है, रह सकता है, प्रॉपर्टी खरीद सकता है, कहीं पर भी काम या कहीं पर भी ट्रेड या कहीं पर भी कोई ऑक्यूपेशन चुन सकता है। तो चॉइस ऑफ ऑक्यूपेशन भी यहाँ पे बहुत जरूरी है। आ, इसके अलावा अगर हम देखें पर्सनल लिबर्टी, तो यहाँ पे याद रखना है कि कोई भी इंसान सोचेगा कि मुझे आजादी है, मैं किसी को भी कत्ल कर सकता हूँ, मैं कहीं पर भी चोरी कर सकता हूँ, वो आजादी नहीं है। जब तक हमारे जो फ्रीडम या लिबर्टी है किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती तब तक गवर्नमेंट हमें मतलब पूरी तरह से मतलब पूरी आजादी देती है कि हम अपने राइट्स को एक्सरसाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक पुलिस ऑफिसर किसी को भी ऐसे ही गिरफ्तार करे, किसी को भी ऐसे ही कोर्ट में लिए बगैर किसी का एनकाउंटर कर दे, तो ये गलत बात है। पुलिस ऑफिसर के पास पावर्स है लेकिन उसको भी कुछ प्रोसीजर्स वगैरह अपना मतलब अपनाने पड़ते हैं। तो अगर हम बात करें, अगर वो किसी को भी गिरफ्तार करेंगे तो उस प्रोसीजर के हिसाब से उन्हें कोर्ट में उनको पेश करना है। वो अपना वकील रख सकते हैं ताकि वो अपना केस वगैरह लड़े। तो इस तरह से किसी भी इंसान को ऐसे ही कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता है। अगर करता भी है तो उसको अपना हक रखने के लिए वकील वगैरह करने का पूरा पूरा राइट है। इसके अलावा अगर हम देखें एग्नेस्ट एक्सप्लॉयटेशन है। अ, तो अगर हम देखें, जब राइट टू इक्वालिटी, राइट टू लिबर्टी वगैरह एक इंसान को मिलती है तो वो हम कह सकते हैं कि हर एक इंसान के पास हक है कि वो किसी को एक्सप्लॉइट ना करे, ना खुद एक्सप्लॉइट हो। तो यहाँ पे जो राइट दिया गया है, ट्रैफिक या ह्यूमन बीइंग्स को भेजा जाता है, चाहे वो वुमन हो या बच्चे हो, तो उसको पूरी तरह से ये राइट प्रोटेक्ट करता है कि किसी के साथ नाइंसाफी वगैरह न हो। इसके अलावा अगर हम देखें, कोई भी इंसान अगर मतलब भिखारी भी बनना चाहता है तो फोर्स्ड लेबर के खिलाफ है, बेगर सिस्टम के खिलाफ है। अगर कोई इंसान कोई भी काम करना चाहता है जिससे उसको दो पैसे मिलेंगे तो वो कर सकता है, लेकिन किसी इंसान को एक्सप्लॉइट करना ये बहुत ही गलत बात है, चाहे फोर्सिबली या उसके मतलब हम कह सकते हैं अगर वो मानने को भी तैयार हो तब भी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको याद रखना है, तो कोई भी फैक्ट्री ऑनर वगैरह जो होता है वो किसी भी बच्चे को 14 साल तक की उम्र के बच्चे को अपनी फैक्ट्री में काम पर नहीं रख सकता है जहां पर उसकी सेहत को खतरा हो। अगर आपको याद हो कि हमारी गवर्नमेंट ने यहाँ पे 14 साल तक की उम्र के बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन रखी है और इसके अलावा मिड डे मील्स वगैरह भी उनको देते हैं, यूनिफॉर्म देती है, बुक्स देती है, और ये सारी चीजें फ्री में बच्चों को दी जाती है ताकि कल को उनके पेरेंट्स ये शिकायत ना करें कि हमारे पास पैसे नहीं थे, हम इसलिए बच्चों को नहीं पढ़ा सके। तो अगर किसी भी फैक्ट्री ओनर वगैरह को पकड़ा गया कि वो उन्होंने 14 साल तक के माइनर बच्चे को काम पे रखा है जहाँ पे हैजर्डस वर्क उनको करनी पड़ी थी, जहाँ पे उनकी सेहत को नुकसान पहुंच सकता था, तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, तो ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट फंडामेंटल राइट है। अगर आपको याद हो
तो ये जो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, इसमें आपको याद रखना है कि हर एक इंसान अपने रिलीजन को प्रोफेस कर सकता है कि मैं फलानी रिलीजन से बिलोंग करता हूँ, या अगर कोई इंसान एथियस्ट है, किसी भी रिलीजन को नहीं मानता है, तो वो उसको भी प्रोफेस कर सकता है। इसके अलावा प्रैक्टिस कर सकते हैं कि किसी भी रिलीजन को, अगर फॉर एग्जांपल वो मुसलमान है तो वो नमाज पढ़ सकते हैं किसी भी जगह पे, अगर वो हिंदू है तो पूजा कर सकते हैं। इसके अलावा प्रोपेगेट, अपने मजहब को फैलाने के लिए भी उनको पूरा पूरा हक है। तो यहाँ पे जो हमने बात की कि कोई भी इंसान अपने रिलीजन को प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट कर सकता है, तो प्रोपेगेट का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि कोई भी इंसान किसी को अपने रिलीजन में कन्वर्ट करेगा फोर्सिबली। तो अगर कोई अपनी मर्जी से अपना रिलीजन चेंज करना चाहता है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन किसी को जबरदस्ती करवाना वो कानूनन जुर्म है। इसके अलावा कोई भी मतलब जब हम कहते हैं कि कोई भी इंसान अपने मजहब को प्रैक्टिस कर सकता है किसी भी जगह पे, तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि कोई इंसान एनिमल्स या ह्यूमन बींग उसको सैक्रिफाइस करेगा सुपर फोर्सेस या गॉड्स के लिए, तो ये भी मतलब यहाँ पे पनिशेबल है। इसके अलावा सेकुलरिज्म, तो सेकुलरिज्म का मतलब ये होता है कि वो स्टेट या वो कंट्री जहाँ पे कोई ऑफिशियल रिलीजन ना हो, जहाँ पे सभी रिलीजन्स को इक्वल ट्रीटमेंट मिलती हो, जहाँ पे सभी रिलीजन्स को इक्वली ट्रीट किया जाता हो। तो इंडिया भी एक सेकुलर कंट्री है, जो कि उन्होंने प्रेम्बल में साफ साफ लिखा है। तो प्रेम्बल इज द ओपन पेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अलावा कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, तो अगर हम यहाँ पे देखें, डेमोक्रेसी मेजॉरिटी का रूल होता है, क्योंकि अगर हम देखें इस वक्त इंडिया में हिंदू मेजॉरिटी में है, तो ज्यादातर उन्हीं के जो कैंडिडेट्स वगैरह होते हैं वही रूल करते हैं, क्योंकि मेजॉरिटी में जो लोग होते हैं वही ज्यादा वोट देंगे, ये ऑब्वियसली है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो मेजॉरिटी वाले लोग हैं उन्हीं का रिलीजन, उन्हीं की लैंग्वेज सबको अपनानी पड़ेगी। यहाँ पे जो माइनॉरिटीज में रहते हैं उनको भी अपने रिलीजन, अपने कल्चर, अपनी लैंग्वेज को प्रिजर्व करने का पूरा पूरा हक है। तो अगर फॉर एग्जांपल किसी इलाके में किसी इंसान, किसी कुछ सिटीजन्स के पास अपनी एक अलग लैंग्वेज है या अपना अलग कल्चर है, तो उसको कंजर्व कर सकते हैं। इसके अलावा जो इंस्टीट्यूशंस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एड वगैरह लेते हैं गवर्नमेंट से, या फिर मेंटेन करते हैं उनको गवर्नमेंट वगैरह, तो वो भी किसी सिटीजन को डिनाई नहीं कर सकते हैं कि उनका रिलीजन या उनकी लैंग्वेज अलग है, इसलिए हम उनको एडमिशन नहीं देंगे। तो हर एक माइनॉरिटी जो माइनॉरिटीज कंट्री में होती है, उनका पूरा पूरा हक है कि वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस वगैरह अपने चॉइस से बना सकते हैं, और अपने चॉइस के सब्जेक्ट्स वगैरह भी वो वहाँ पे मतलब इख्तियार कर सकते हैं। इसके अलावा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, तो ये जो सिक्स्थ फंडामेंटल राइट है या लास्ट फंडामेंटल राइट है, इसको माना जाता है कि ये वो फंडामेंटल राइट है जो कि सभी बाकी फंडामेंटल राइट्स को बचाता है या उनको एनफोर्स करता है। क्योंकि अगर हम देखें, अगर कोई भी इंसान या कोई भी गवर्नमेंट वगैरह किसी इंसान को, किसी दूसरे इंसान को फंडामेंटल राइट्स देने से इनकार करता है या वायलेट करता है उनको, तब दूसरे लोग जिनको ये फंडामेंटल राइट्स नहीं मिले, तो वो उस वक्त हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं और उसके खिलाफ रिट कर सकते हैं। तो ये जो हम बात कर रहे हैं रिट, रिट का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल मैं किसी इंस्टीट्यूशन में गया और वहां पे मुझे दूसरी स्टेट में प्रॉपर्टी खरीदने से रोका गया, दूसरे स्टेट में बिजनेस करने से रोका गया, या किसी और चीज के कारण, या कहीं पर मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन हुई, तो इसका मतलब मुझे उन्होंने फंडामेंटल राइट एक्सरसाइज करने से वहां पे रोका, तो हम उस वक्त उसके खिलाफ कोर्ट में जा सकते हैं, उनके खिलाफ मतलब वहां पे रिट कर सकते हैं, केस कर सकते हैं, चाहे वो एक ऑफिशियल हो, गवर्नमेंट ऑफिशियल, या कोई मिनिस्टर। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा है कि ये जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है, ये हार्ट एंड सोल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन है। तो इसी के साथ फंडामेंटल राइट्स का ये टॉपिक खत्म होता है। तो अगले टॉपिक के साथ इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आएंगे, तब तक के लिए स्टे सेफ, फी हम अमानिल्लाह।